जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मैथ प्रैक्टिस से हल कर रहे हैं। तो आज हमारी टॉपिक मैथ रीजनिंग दोनों मिला के रहेगी, ताकि आगामी जो भी परीक्षाएं रहें उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी को लेके हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप इसको कायदे से देखिए। जिनको कोई समस्या रहेगी कमेंट में ज़रूर कहेंगे। वो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। क्वेश्चन है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग -89/90 है। सॉरी, 90 नहीं 40 है। -89/40 है। दोनों भिन्न में से छोटा भिन्न क्या हो सकता है? दोनों भिन्न में से छोटा भिन्न क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने है -15/8, दूसरा है -9/5, तीसरा है -8/5 और चौथा है -5/8। यह 4 विकल्प हैं। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? माना भिन्न क्या है? यक्स। और जो व्युत्क्रम बोल रहा है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, इसी को बटा के रूप में लिख देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/x। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी x + 1/x का योग बोल रहा है -89/40। अब इसी को हम कैलकुलेशन करके हल करेंगे। तो जब इसको हल करने के लिए जाएंगे तो हम अपने मन से यहाँ 1 मान लेंगे। इसका गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटा इस x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। इधर आपका जो है उसको हम उतार लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। और जब इसका गुणा हम 40 का करेंगे यहाँ पर, क्योंकि तिर्यक गुणा होता है हमेशा, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। तो जब इसका गुणा यहाँ पर हम करेंगे तो यह 40 जो है x² के साथ भी जाएगा, 1 के साथ भी जाएगा। तो इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो हो जाएगा 40x², और प्लस 1 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा जब इधर करेंगे तो -89 हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही कि इसको हम पूरा शुद्ध रूप से लिख लेंगे। तो देखिए ये हो गया 40x² माइनस, यह जो है -89 जब बराबर किस पास जाएगा तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस से प्लस हो जाएगा। हाँ देखिए 89x, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो यहाँ होगा, तो यह आएगा तो यह हो जाएगा +89x, और यह +40 है बराबर 0। नीचे किसकी आ रही है भाई? हाँ चलिए, नीचे किसकी आ रही है, आप इसको थोड़ा देखिए अगर ऐसा कुछ आ गया तो ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो किया क्या जाता है, जो यह 40 है इसका इस 40 में गुणा कर लिया जाता है। तो 40 में 40 का गुणा अगर आप करेंगे तो हम इधर कर दे रहे हैं 4 चौका 16, ये हो जाएगा 1600। तो हम इसका इसमें गुणा कर दिए, 1600 हो गया। अब 1600 का हम ऐसा खंड करें, 2 अंकों को लेके उनके बीच गुणा करें कि उन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो 89 आए, और उन दोनों को गुणा करें तो 1600 आए। तो देखिए इसको हम खंड करके इधर देख ले रहे हैं। 2 से तोड़ेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 5 से 5वां 25, 5 1 कम 5। इसका खंड करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। यह देखिए हो गया 64, इधर हो गया 5वां 25, यानी 64 में 25 का आप गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। और 64 और 25 को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 89 भी हो जाएगा।
हमको देखिए यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो द्विघात समीकरण खंड करके हल कर देते हैं, लेकिन हम खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो बना देते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर रहें कैसे हल करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा दिए हैं। तो हमको लग रहा है उधर बात समझ में आ गई होगी, तो हम खंड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 40x² प्लस 64x प्लस 25x और प्लस 40 बराबर 0। हाँ, जो बच्चे नए होते हैं उनको यहाँ पर समस्या होने लगती है, तो कुछ नहीं हम किए हैं, 40x² लिखे हैं। यह जो 89 है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 89 ही होगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो हम बताए थे पहले का इसमें गुणा करके 1600 हो रहा है, तो 1600 हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप यहाँ पर हल कर लीजिए। इधर क्या करेंगे, जो यह 40x² है और प्लस 64x है, इनको एक कोष्ठक में कर लेंगे। यह जो प्लस, इसको प्लस को रहने देंगे। इधर जो है 25x और प्लस 40 है, इसको भी इसी तरह अलग कोष्ठक में कर लेंगे। अब देखिए इसमें से हम ऐसा अंक कॉमन लेंगे तो हम 8x कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 8 दोनों को काटेगा, x दोनों में है तो हम कॉमन ले ली इधर, तो हो जाएगा 8 × 40। एक x बाहर है तो एक x बचेगा, क्योंकि अंदर 2x है, यहाँ x हो गया, प्लस x इधर चला गया, समाप्त हो जाएगा 8 × 64, यह हो गया। और प्लस यहाँ 5 लेंगे तो 5 × 25, 5x प्लस 5 × 8 = 40। यह अगर द्विघात समीकरण होता तो यह वाला और यह वाला हमेशा सदैव बराबर आते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक हम रख लेंगे। तो हम इसको ले रहे हैं 5x + 8 और इसको ले लेंगे 8x + 5, यह दोनों हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 5x + 8 बराबर अगर 0 है तो 5x बराबर हो जाएगा या -8, x बराबर आ जाएगा -8/5, यह हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो 8x + 5 बराबर 0, तो 8x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर हो जाएगा -5/8। यह दो चीज़ मिल गया हमको। अब हम देखेंगे कौन क्या पूछा है, छोटा भिन्न बताइए कौन छोटा है। यह छोटा है कि यह छोटा है, तो इसको हल करने के लिए हम 5 से इसमें भाग दे देंगे। तो जब 5 से 8 में भाग देंगे तो ऋण है तो ऋण तो रहेगा, 5 × 5 बच जाएगा 3, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 30, 5 × 6 = 30। यानी ये कह रहा है कि माइनस का मतलब कर्ज, ऋण 1.60 यानी ₹1.60। इसको हल करेंगे, देखिए 5 छोटा है, 8 से भाग देंगे तो ऋण तो रहेगा, 0 लगा लीजिए दशमलव, तो ये हो जाएगा 50, 8 × 6 = 48, बचेगा 2, फिर हो जाएगा 20, 8 × 2 = 16, बस 2 अंक तक जाएंगे, यह 62 है। अब हमसे पूछा कि छोटी भिन्न बताइए, तो छोटा यह है कि छोटा यह है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलती कर देंगे, कहेंगे कि छोटा यह है। देखिए यह मान लीजिए कोई आदमी है ₹1.60 कर्ज ले रहा है और कोई आदमी सिर्फ ₹62 कर्ज ले रहा है, तो कौन बड़ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यह कम कर्ज ले रहा है, इसके पास ज़्यादा पैसा तब कम कर्ज लिया है, इसके पास कम पैसा यानी बहुत छोटा है इसलिए ज़्यादा कर्जा लिया है। तो सबसे छोटा पूछेगा तो -8/5, यही आपका आंसर होगा, यानी विकल्प है आपका तीसरा सही। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भ्रम में मत पड़िएगा कि छोटा तो ये लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा कर्जा ये लिया तो छोटा यही होगा। ठीक, इसकी शॉट लेना हो ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह भरी है। एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह भरी है, जिसमें पानी 41% है, जिसमें पानी 41% है।
यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर हो, यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है, तो बाल्टी की क्षमता कितनी है? तो बाल्टी की क्षमता कितनी है? यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 26 लीटर, 28 लीटर, 30 लीटर, 32 लीटर। यह 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें से जो आंसर आ रहा है जिनका, वो हल करें, और जिनको दिक्कत है बोर्ड पर देखें, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई बाल्टी जो तनुकृत अम्ल से पूरी तरह भरी हुई, जिसमें कह रहा है, देखिए पानी अगर 41% है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो अगर 41% पानी है तो 100 में से 41 हम घटा देंगे, जो बचेगा वो अम्ल हो जाएगा। तो अम्ल की मात्रा हो जाएगी 59%। हमसे पूछा कि बाल्टी की क्षमता कितनी है, तो हमको पता नहीं, हम लिखेंगे माना बाल्टी जो है x लीटर की है। तो अगर बाल्टी x लीटर की है, उसमें अम्ल कितना है 59%। तो 59/100 कर लेंगे, बराबर अम्ल की मात्रा दे दिया 17.7 लीटर, यानी 17.7। हमारे कहने का मतलब, यदि बाल्टी में 41% पानी है तो हम इसको 100 में से घटा लेंगे, जो बचेगा वो अम्ल है। तो अम्ल आ गया 59%। अब अम्ल 59% है, तो हमसे तो बोला है कि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 है, तो इसके बराबर हम 17.7 कर लेंगे। इसका गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे तो इस सीधे हो जाएगा, डबल जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 जीरो बढ़ जाएगा। एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी इसका मान खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1770। अब यक्स बराबर जब करेंगे तो बटा 59 हो जाएगा। इससे भाग देना, इससे भाग देंगे तो भाग 3 बार में जाएगी, 3 बार में यह कट जाएगा, जीरो बच जाएगा। 30 लीटर, यानी बाल्टी की क्षमता क्या है 30 लीटर। चौथा क्वेश्चन सही, विकल्प सही है आपका, तीसरा। क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इधर देख ले रहे हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 कोणी में 3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कह रहा है 6 कोणी में 3 सेंटीमीटर है। 6 कोणी में 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 9 कोणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा विकल्प है 27 कोणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा विकल्प है 27 वर्ग सेंटीमीटर। और चौथा विकल्प है 9 वर्ग सेंटीमीटर। यह 4 विकल्प है। हाँ, जिनका आ रहा है आंसर का जवाब दीजिए भाई। देखिए, इसको हल करने के लिए समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी तीनों भुजाएं जब बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल पूछा तो हमको सूत्र याद होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कोणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अब कोणी में 3/4 हम करेंगे गुणे भुजा का वर्ग। भुजा क्या दिया है 6 कोणी में 3, तो यह 6 कोणी में 3 भुजा है, इसका वर्ग कर लेंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कोणी में 3/4 तो यह रहेगा, गुणे 6 के घातीय वर्ग है तो 6 के 36 हो जाएगा, गुणे बीच में कुछ नहीं तो इंटू माना जाता है। जो कोणी में 3 है इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। हम इसको 3 लिख देंगे, काट देंगे। 4 9 36, 9 3 27, 27 कोणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यानी विकल्प आपका सही हो रहा है, दूसरा वाला सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए। इसको हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आराम से आप इसको देखिए। पहला इसमें है, दो स्टेशन के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो स्टेशन के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। इन दोनों स्टेशन से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर, इन दोनों स्टेशन से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक ट्रेन की गति दूसरे ट्रेन की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एक ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि दोनों ट्रेन के बीच की दूरी यदि दो ट्रेन के बीच की दूरी उनके चलने के 2 घंटे, उनके चलने के 2 घंटे के बाद 170 किलोमीटर हो, 170 किलोमीटर हो, तो प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए। प्रत्येक ट्रेन की गति पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, इसको आप देखिए। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 55-60, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहला विकल्प है। दूसरा है 60-65, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा है 75 और 70, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा विकल्प है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 4 विकल्प है, इनमें से हमको आंसर बताना है। आराम से, जिनका अगर ये सवाल आ जा रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, और जिनका नहीं आ रहा है वो आराम से वीडियो को देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर दो स्टेशन यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच की दूरी बोल दिया है 400 किलोमीटर है। एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से एक दूसरे की ओर आ रही हैं, उसमें बोल रहा है कि एक की गति दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी इसकी गति अगर x है तो इसकी गति क्या हो जाएगी, x + 5। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब क्या कहा, 2 घंटा चलने के बाद, यानी यह ट्रेन 2 घंटा आई होगी, यह भी ट्रेन 2 घंटा आई होगी, तो कह रहा है उनके बीच की दूरी 170 किलोमीटर, उनके चलने के 2 घंटे बाद 170 किलोमीटर हो, यानी 2 घंटा ये भी चल जाए, 2 घंटा ये भी चल जाए, तो इनके बीच की दूरी 170 किलोमीटर हो। तो अब आप देखिए 400 में से यदि हम 170 घटा देंगे तो कितना आएगा, थोड़ा भाई बोलिए आप लोग। 400 में से 170 घटाना है तो यह आएगा 230 किलोमीटर आएगा। यानी हमको एक ही पता चल गया, यह ट्रेन 2 घंटा चली है, यह ट्रेन 2 घंटा चली है, तो कुल मिला के कितना चली है दूरी, 230 किलोमीटर। बस अगर एक बात समझ में आ गई तो आपको मालूम होगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटा चलिए, क्योंकि बोला है कि 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी सिर्फ इतना बच रही है ना, तो 2 घंटा में इतना दूरी चल ली है, तो चाल x समय 2, यह इसके द्वारा चली गई दूरी है। यहाँ पर देखिए चाल क्या है, x + 5 और समय क्या है 2, ये इसके द्वारा चली गई दूरी है, और इसके द्वारा चली गई जो दूरी है कुल मिला के 230 है। हम इसी को हल कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2x
और प्लस 10। इसको जब सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 230। अब देखिए 2 2 मिल के 4x हो जाएगा और इधर 230 है, यह प्लस 10 है, उस पार जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। नीचे किस किनारे है ना भी। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 4x बराबर हो गया 230 में से अगर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 220। काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे 20। x का मान आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल 55 में 5 जोड़ देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर क्या आ रहा है 55 और 60। यह कौन सा विकल्प सही है? पहला। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं? घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं? विकल्प आपके सामने है। पहला है 44 बार, दूसरा विकल्प है 22 बार, तीसरा है आपका 11 बार और चौथा विकल्प है आपका 88 बार। हाँ, इसके लिए हमको एक चीज़ याद रखना है कि 12 घंटा में, जो 12 घंटा है, 12 घंटा में घंटे और मिनट की सुई 22 बार, 12 घंटा में घंटे और मिनट की सुई 22 बार एक दूसरे के लंबवत होती है। एक दूसरे के लंबवत का मतलब ना समकोण पर होती हैं। तो 12 घंटा में जब घंटे मिनट की सुई 22 बार, इसको हमको याद रखना है कि 12 घंटा में घंटे और मिनट की सुई 22 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो एक पर जब करेंगे तो हो जाएगा 22/12। हमसे पूछा घड़ी की सुइयां एक दिन में, एक दिन हो गया ना, एक दिन का मतलब 24 घंटा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 24 पर। तो 24 जब करेंगे तो 22/12 गुणे 24, 12 दूना 24 और 22 दूना 44, 44 बार आंसर आपका, यानी विकल्प आपका पहला सही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा, 12 घंटे में घंटे या मिनट की सुई 22 बार एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जब एक दूसरे के लंबवत 22 बार होती हैं तो एक दिन बोला, एक दिन का मतलब 24 घंटा होता है, 24 घंटा में हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर हमको यह थीम याद रहेगी तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ पूछे। अच्छा, इसी पर 2 क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं। एक कोण वाला देंगे आपको, इसी लगे हम लोग समझ लेंगे। एक मिनट की सुई जो पकड़ती है, पकड़ने वाला चीज़ देख लेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा हल करने की कोशिश करिए इसको। 8:35 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 8:35 पर कितने अंश का कोण बनेगा? क्वेश्चन है। तो देखिए हम कुछ घड़ी से संबंधित क्वेश्चन इकट्ठा डाल दे रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इस समय खास करके मैथ प्रैक्टिस सेट है और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो 8:35 पर मिनट कितने अंश का कोण बनेगा? क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि 8:35 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। विकल्प आपके सामने है, 30 अंश, 45 अंश, 47.5 अंश, एक ठे कोई नहीं। अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो आप सबसे पहले घड़ी बना लिया करिए। एक छोटी सी घड़ी बनाइए, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, घड़ी बन गई। और जितना क्वेश्चन में दिया उतना आप बना लीजिए।
8:35। तो 8:35 कब होता है? जब छोटी सुई 8 पर बड़ी सुई 7 पर रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे 8:35। अब आपको मालूम होगा हमेशा 2 के बीच 30 अंश का कोण बनता है, यानी 12 और 1 के बीच में 30 अंश का कोण, 12 और 1 के बीच में 30 अंश का कोण, 1 और 2 के बीच में भी 30 अंश का कोण। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमेशा इन दोनों के बीच 30 अंश, इसके बीच भी 30 अंश, इसके बीच भी 30 अंश। तो अगर यह 8 पर है और यह 7 पर है तो इन दोनों के बीच 30 अंश का कोण बनता, यानी फिक्स अगर घंटे की सुई 8 पर और मिनट की सुई 7 पर आता तो हम मतलब दोनों के बीच 30 अंश का कोण बनता है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब कोण वाली बात में आपको याद रखना कि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है। तो जब 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनता है तो 35 मिनट में 1/2 गुणे 35 कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, बच जाएगा 1 दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 2 5 10, 17.5 अंश का कोण बनेगा। अब हम यह देखेंगे कि जब मिनट की सुई फिक्स 8 पर रहती है, घंटे की सुई फिक्स 7 पर रहती, तब तो 30 अंश का कोण बनता है। क्यों? कि हमेशा 2 के बीच 30 अंश का कोण बनता है। लेकिन अब थोड़ा सा गौर करिए कि अगर मिनट की सुई 12 से अगर 35 मिनट आई है तो घंटे की सुई 8 पर नहीं होगी, कुछ ऊपर चली गई होगी। कितना ऊपर चली गई होगी? यही 17.5 चली गई, तो इसी में हम जोड़ देंगे 17.5। अब इसको जोड़ेंगे 47.5 अंश का कोण बनेगा, यानी विकल्प आपका तीसरा सही है। ठीक, ये तो कोण वाली बात क्लियर हो गई होगी। यह लंबवत कितनी बार होती है ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और है, मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ लेगी? कह रहा है ठीक 3 बजा है, ठीक 3 बजा है, मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ेगी? क्वेश्चन है। अब विकल्प इसमें आपका पहला है 16 सही 1/2, दूसरा है 16 सही 1/11, तीसरा है 16 सही 2/11 और चौथा है 16 सही 4/11। यह 4 विकल्प है। आंसर भाई बताइए। हाँ, इसमें देखिए जब पकड़ने वाली बात आए तो हमको एक चीज़ याद रखना है। सबसे पहले आप घड़ी बनाएंगे, जब तो ये घड़ी बन गई, मान लीजिए 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये घड़ी हो गई। ठीक 3 बजा, ठीक 3 बजे का मतलब कि घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 12 पर होगी, तब इसको हम बोलेंगे 3 बजा है। कह रहा है मिनट की सुई घंटे की सुई को कब पकड़ेगी, तो लग रहा है कि यह 15 मिनट आएगी तो पकड़ लेगी, तो ऐसा बात नहीं है। क्यों? कि जब ये 15 मिनट आएगी तो कुछ भाग आएगी नीचे, कुछ नीचे आ जाएगी। अब वही निकालेंगे तो हमको इसमें एक चीज़ याद रखना है, 1 मिनट की दूरी तय करने के लिए 12/11 का समय लगता है, इसलिए कितना 15 पे आएगी। तो 12/11 गुणे 15। अब इसका हम गुणा करेंगे, हम इधर कर दे रहे हैं 15 दूना 30 और 15 कम 15 3 18, 180/11। अब काटेंगे हम, 11 कम 11 बच जाएगा आपका 7, हो जाएगा 70, 11 छक्का 66 बच जाएगा 4/11। बस 16 सही 4/11 में पकड़ लेगी। हमारा विकल्प चौथा सही है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा 12 घंटा में 22 बार लंबवत होती हैं। 1 मिनट में हमेशा 1/2 अंश का कोण बनता है। 1 मिनट की दूरी तय करने में 12/11 का समय लगता है। ठीक, तो आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।